हेलो स्टूडेंट्स, हमने कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर शुरू किया है जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया था। आज की वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शंस, कार्य और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी और अधिकता का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे हम कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन या कार्य। सबसे पहला कार्य कार्बोहाइड्रेट्स का है टू गिव एनर्जी, शरीर के लिए ऊर्जा देना। सेकंड कार्य है टू स्पेयर प्रोटीन, प्रोटीन को बचाकर रखना। तीसरा कार्य है टू हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में सहायता करना। फोर्थ है हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करना। फिफ्थ पॉइंट है टू हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, वसा के ऑक्सीकरण में सहायता करना। छठा पॉइंट है भोजन में टू डेवलप टेस्ट एंड वैरायटी इन फूड, भोजन में जो टेस्ट होता है, विभिन्नता होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आती है। सेवंथ पॉइंट टू बिकम्स ए पार्ट ऑफ बॉडी कंपाउंड्स, हमारे शरीर के बहुत से यौगिक हैं जो कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। आठवां पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से बचाना। ठीक है, अब सबसे पहला है टू गिव एनर्जी। हमारे शरीर को ऊर्जा दो कार्यों के लिए चाहिए, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं जो हम इच्छा से करते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के बिना शरीर के अंदर चलती रहती हैं, जैसे कि भोजन का पाचन है, रक्त संचरण है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो इन सब क्रियाओं के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जो हमें कार्बोज से मिलती है। 1 ग्राम कार्बोज हमें 4 कैलोरीज की ऊर्जा देता है। जो भी हम भोजन में कैलोरीज लेते हैं, उन कैलोरीज के द्वारा शरीर के विभिन्न तत्व काम करते हैं और वो ऊर्जा को हम स्टोर करके भी रख लेते हैं ग्लाइकोजन में बदलकर। और ग्लाइकोजन लीवर में, मांसपेशियों में स्टोर करके रखी जाती है और वो हमें ऊर्जा देने का काम करती है। उससे एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन फिर चर्बी के रूप में, एडिपोज टिश्यूज़ के रूप में बॉडी में स्टोर करके रखी जाती है। अब ये जो ऊर्जा देने का काम होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं के साथ साथ जो हमारे तंत्रिका सेल होते हैं, नर्व सेल होते हैं और हमारा ब्रेन, उसको भी ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा किया जाता है। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी तो हमारे ब्रेन को और नर्व सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे और उसकी कमी की वजह से अनियंत्रित संवेदनाएं, अनकंट्रोल्ड संवेदनाएं या दौरे पड़ने व्यक्ति के शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत से हमारी शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए, नियमित करने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन सहायक एंजाइम कहा जाता है, उनको भी ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। कार्बोज ऊर्जा बॉडी को देता है, ब्रेन को देता है, नर्व सेल्स को देता है और उसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स को भी ऊर्जा देता है जो बॉडी के कार्यों को कंट्रोल करते हैं। सेकंड है टू स्पेयर प्रोटीन, प्रोटीन को स्पेयर रखना। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है बॉडी बिल्डिंग, शरीर का निर्माण करना, नए तंतुओं का निर्माण करना, जिससे बॉडी की मरम्मत भी हो, वृद्धि हो, विकास हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी डाइट में, हमारे भोजन में अगर कार्बोज की कमी हो गई है, कार्बोज हमें नहीं मिल पाता, तो उस समय हमारा शरीर में ऊर्जा देने का काम प्रोटीन करना लग जाएगा। तो ऊर्जा का प्रोटीन अपना काम बॉडी का निर्माण का, विकास का, मरम्मत का ठीक ढंग से करता रहे, इसके लिए प्रोटीन को फ्री रखा जाता है और कार्बोज उसको फ्री रखने में मदद करता है। अगर कार्बोज की कमी हो जाएगी तो फिर प्रोटीन, वसा का भी ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, वसा भी एनर्जी पूरी तरह से नहीं दे पाती है, तो प्रोटीन जो है अपना काम छोड़कर कार्बोज और वसा के ऊर्जा देने के काम में लग जाता है। इस तरह से प्रोटीन को फ्री रखने का काम करता है, स्पेयर करके रखता है। तीसरा टू हेल्प इन डाइजेशन, भोजन के पाचन में सहायता करना। भोजन का पाचन जो होता है उसमें सहायता करने के लिए सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज के साथ एक्टिन भी मदद करता है।
जो कि हमारे भोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, भोजन का भार बढ़ाते हैं और आंतों की सफाई रखने में मदद करते हैं। आंतें साफ रहती हैं तो कैंसर से बचाव भी होता है और इसके साथ ही हमारी डाइजेशन अच्छी रहती है। दूसरा, ये मदद करते हैं विटामिन बी और विटामिन के को बनाने वाले जो एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम्स को, बैक्टीरिया को एनर्जी जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। चौथा है हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करना। कैल्शियम को अवशोषित करने में लैक्टोज जो डाइसैकेराइड्स है वो मदद करती है। लैक्टोज जो है वो आसानी से घुलती नहीं है, जिसकी वजह से उसका पाचन भी बहुत देर में होता है और ज़्यादा देर तक वो आंतों में पड़ी रहती है, तो वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करती है। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, टू हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, वसा के ऑक्सीकरण में मदद करना। वसा का ऑक्सीकरण होगा तभी वसा का अच्छे से पाचन हो पाएगा और उसमें मदद करता है पाइरुविक एसिड। अब ये पाइरुविक एसिड कैसे बनता है? जब कार्बोज का ऑक्सीकरण होता है तो सामान्य परिस्थिति में कार्बोज के ऑक्सीकरण से जो पाइरुविक एसिड है वो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट पदार्थ होता है। पाइरुविक एसिड आगे जाकर खंडित होकर फिर हमें एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। तो जब कार्बोज का ऑक्सीकरण होता है उस समय पाइरुविक एसिड बनता है और ये पाइरुविक एसिड जो है वो वसा के ऑक्सीकरण में मदद करता है। अगर कार्बोज की कमी हो जाएगी तो कार्बोज कम ऑक्सीकृत होगी और कम पाइरुविक एसिड बनेगा। कम पाइरुविक एसिड बनेगा तो वसा का पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। अगर पूरी तरह से वसा ऑक्सीकृत नहीं होती तो बॉडी में कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं हमारे शरीर में। उस अवस्था को कीटोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से शरीर में एसिडोसिस, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। सामान्यतः हमारा ब्लड जो है वो अक्षारीय होता है, हल्का अक्षारीय, जिससे वो स्वस्थ रहता है। तो जब शरीर में एसिडोसिस बढ़ जाती है तो शरीर में थकावट रहती है, पानी की कमी हो जाती है और कई बार व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। और ये आमतौर पे डायबिटिक पेशेंट जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें हम ये देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को एसिडोसिस की वजह से बेहोशी हो जाती है। 6th है टू डेवलप टेस्ट एंड वेराइटी इन फूड, हमारे भोजन में जो टेस्ट होता है उसमें मदद करते हैं, क्योंकि बहुत से मीठे पदार्थों में कार्बोज होता है, शुगर है, फ्रूट जूसेस हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये भोजन में मिठास, ड्रिंक्स वगैरह, बेवरेजेस जो आप पीते हो उन सब में ये मिठास देता है। इसके अलावा कुछ फीके पदार्थ भी होते हैं। उन फीके पदार्थों में जैसे अनाज है, दालें हैं जो हम रोज़ खाते हैं, कुछ सब्जियां हैं जैसे जड़ वाली सब्जियां या आलू है, तो इनकी बहुत सी अलग अलग प्रकार की रेसिपीज़ बनती हैं जिनसे हमारा पेट भी भरता है, हमारी और भूख भी शांत होती है और हमें खाकर संतुष्टि भी मिलती है। जैसे आलू है, अब आलू के परांठे भी बन सकते हैं, चिप्स भी बन सकते हैं, टिक्की भी बन सकती है, कोफ्ते भी बन सकते हैं, कटलेट्स भी बन सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में एक वस्तु को यूज़ करके भोजन में वैरायटी ला सकते हैं। 7वां पॉइंट है बिकम्स अ पार्ट ऑफ बॉडी कंपाउंड, हमारे शरीर में बहुत से यौगिक होते हैं, उन यौगिक का निर्माण करने के लिए हमारी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मदद करते हैं। 8वां प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। सबसे पहला बीमारी से बचाना हमारे पाचन संस्थान को कब्ज से बचाता है, हमें कब्ज से बचाती हैं सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज जो रेशे के रूप में होते हैं, पाचन संस्थान को ठीक तरह से काम करने में मदद करते हैं। आंतों का सिकुड़ना और फैलना, जिसको क्रमानुकंचन या पेरिस्टाल्टिस कहते हैं, वो करने में इसके द्वारा मदद की जाती है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन ना होने से फिर कैंसर से हम बच सकते हैं। उसके बाद ये हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल में रखता है। बीपी को कंट्रोल कैसे रखता है? अगर हमारे शरीर में कार्बोज जो है वो आंतों में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है, आंतों में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। जब पैक्टिन है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल जाती है और ये उसको मदद करता है कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमा ना हो। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से ही हाई बीपी होता है, क्योंकि आंतों की दीवार ब्लड वेसल्स की दीवार, रक्त नलिकाओं की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल जमने से एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसके अवशोषण में ये रुकावट डालता है पैक्टिन।
और हार्ट डिजीज़ भी तभी होती है जब व्यक्ति का बीपी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट में जो दर्द होता है एंजाइना पेन, और अगर किसी का पहले ही हार्ट अस्वस्थ है, ठीक काम नहीं करता, उस व्यक्ति को ग्लाइकोजन कम मिले तो एंजाइना पेन जो है, छाती में दर्द बहुत होता है, वो हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो आंतों में जो पित्त अम्ल है, बाइल एसिड है, उसका भी विघटन करने में कार्बोहाइड्रेट्स मदद करता है। इसके अलावा जो लोग शराब पीते हैं, तो शराब पीने व्यक्ति के लीवर के अंदर एक ग्लाइक्यूरोनिक एसिड बनता है, जो शराब में पाए जाने वाले हानिकारक पदार्थों को हानि रहित पदार्थों में बदल देता है। तो इस तरह यहाँ भी लीवर की बीमारियों से भी ये हमें बचाता है। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छे से हमने कार्यों को समझ लिया, तो अगर हम कम लेंगे तो अपने आप ही ये सब असर हमारे शरीर पे दिखाई देंगे। वैसे तो हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आसानी से उपलब्ध होने वाला पदार्थ है, सस्ते पदार्थ हैं, हर कोई व्यक्ति इसको खा सकता है, निम्न आय वर्ग के लोग भी इसको खा लेते हैं, मिल जाता है उनको पेट भरने के लिए। लेकिन अगर शरीर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा कुपोषण है, तभी शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, या फिर व्यक्ति को भूख कम लगती है, वो खाता नहीं है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, या खाने के बाद अवशोषण में कमी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी शरीर में देखी जाती है। तो सबसे पहला इसका क्या असर होता है, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। हमारे शरीर में जब कार्बोज की कमी है, तो कार्बोज की कमी होने पर फिर कार्बोज का काम कौन करेगा, प्रोटीन। हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शन होता है कार्बोज का। तो प्रोटीन जो है वो कार्बोज का काम करने लग गया, तो प्रोटीन का काम नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रोटीन और कैलोरी माल न्यूट्रिशन अधिकतर ही देखा गया है 5 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, जो दूध पे ही निर्भर रहते हैं और दूसरी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, और दूसरे खाद्य पदार्थों का, कार्बोज वाले पदार्थों का, उनके शरीर में प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, जिसको मेलास्मिक क्वार्शोल्कर भी कहते हैं, ये बीमारी उनके शरीर में हो जाती है। दूसरा है लॉस ऑफ वेट, वजन कम हो जाना। अब हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाती है, उससे भी ज़्यादा अगर कार्बोज हम ले रहे हैं तो वो चर्बी के रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारी त्वचा के नीचे इकट्ठी करके रखी जाती है। अब ये वज़न कम होना शुरू हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों में देखा गया है जो बहुत ही गरीब हैं, जिनको पेट भर खाना नहीं मिल रहा, और उनको जीवित रहने के लिए मेहनत मजदूरी भी ज़्यादा करनी पड़ती है, शारीरिक श्रम मेहनत वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों में उनका भार कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर की जो चर्बी जमा थी, वो चर्बी उनकी एनर्जी देने का काम करनी शुरू हो जाती है। तो वजन कम होने की वजह से फिर उनको थकावट रहती है, उनको सुस्ती रहती है, और भूख कम लगने, एक कार्बोज की कमी भी शरीर में हो जाती है, क्योंकि भूख लग रही है, कम लग रही है, और कार्बोज वो नहीं खा रहे। थर्ड है कीटोसिस। कीटोसिस के बारे में हमने यहाँ भी पढ़ा था। कीटोसिस तब होता है जब शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए वसा का ऑक्सीडेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, तो शरीर में कुछ कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाती है। कीटोसिस में एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड और एसीटोन, ये 3 पदार्थ हैं कीटोन बॉडीज जो ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, जिसकी वजह से शरीर में अम्लीयता बढ़ जाती है, जो कि हमारा ब्लड हल्का क्षारीय होना चाहिए, लेकिन इससे शरीर में अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता बढ़ने की वजह से फिर व्यक्ति को थकावट होती है, पानी की कमी होती है, बेहोशी हो जाती है, और ये सब सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। चौथा, हिंड्रेंस इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के अवशोषण में सहायता कौन करता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, कैल्शियम के अवशोषण में लैक्टोज सहायता करता है। तो अगर हमारी कार्बोज की कमी है, लैक्टोज की कमी है, तो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। 5वां, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज क्यों होती है, डाइजेशन वाला हमारा पॉइंट्स था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, ठीक है।
तो अगर हमारे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है व्यक्ति को, क्योंकि उसकी भोजन में सेलुलोज हेमीसेलुलोज नहीं है, जो भोजन का भार बढ़ाते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, भोजन का वजन बढ़ाते हैं, और खुद पानी सोख कर वो मात्रा बढ़ाकर, जिससे कि मात्रा बढ़ने से मल आसानी से बाहर निकल जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है अगर कार्बोज हमने कम लिया। और कार्बोज में भी इसमें अगर सेलुलोज हेमीसेलुलोज, जिसमें छिलके वाले अनाज, दालें और फल सब्जियों के छिलके हमने कम मात्रा में लिए, पानी कम पिया, तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाती है। छठा पॉइंट है इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर कमी हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की तो हमारे शरीर में संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज़ ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स जो है वो कम बनता है, और जिसकी वजह से शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव इनटेक। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी कार्बोज लिया जाए तो उसका भी शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है ओबेसिटी, मोटापा, सेकंड है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हृदय संबंधी बीमारियां, तीसरा डायबिटीज़, चौथा डेंटल केरीज, दांतों की संबंधी बीमारी है ये, पांचवा डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन, पाचन में परेशानी होना। अब सबसे पहला ओबेसिटी, जो हमने यहाँ पढ़ा था, ऊर्जा देता है हमारा कार्बोज। ज़्यादा हमने कार्बोज ले लिया तो वो ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में स्टोर करके रखे जाएगा। उससे भी ज़्यादा अगर ले लिया तो वो चर्बी एडिपोज टिश्यूज़ के बदल कर शरीर में चर्बी के रूप में त्वचा के नीचे इकट्ठा करके रखा जाएगा, तो हमारी मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा की वजह से फिर और बहुत सी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। दूसरा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हृदय संबंधी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मोटापा हो गया, मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी रक्त नलिकाओं की दीवारों के अंदर जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से किसी पाइप के अंदर कुछ जम गया तो वहाँ ब्लड निकलने का रास्ता कम रह गया, और उसकी वजह से फिर बीपी भी हो जाता है, हृदय की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सभी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती हैं। और यहाँ भी हमने पढ़ा था हाई बीपी, हार्ट डिजीज़ और एंजाइना पेन, ठीक है। उसके बाद तीसरा डायबिटीज़। हमारे शरीर में ब्लड में ग्लाइकोजन की मात्रा जो है वो 70 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड होती है नॉर्मल अवस्था में। लेकिन जैसे ही अगर डाइट में ज़्यादा हम ग्लूकोज लेते हैं, ज़्यादा हम कार्बोज लेते हैं, तो ज़्यादा कार्बोज लेने पर इंसुलिन जो है, जिसका काम था एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, वो अपना काम कम करना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से फिर डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर है डेंटल केरीज, जैसे मीठे पदार्थों में जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनका हम ज़्यादा सेवन करते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह, तो हमारे दांतों में वो जम जाते हैं, और वहाँ पर अगर ब्रश से साफ ना करें तो वहाँ पर कीड़े उसको फर्मेंटेशन करते हैं और उसको कैविटीज़ कर देते हैं, दांतों के सड़ने से डेंटल केरीज हो जाती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन, पाचन में कठिनाई। पाचन में सहायता करते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। अगर हम ज़्यादा मात्रा में एक्सेसिव इनटेक भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा जो है वो उसको पचाना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको पचाने वाले एंजाइम भी हमारे शरीर में नहीं होते हैं, और ये व्यक्ति के पाचन संस्थान को फिर खराब कर सकते हैं। उसके बाद है डेली रिक्वायरमेंट, हमें हर रोज़ कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। इसके लिए जो है हमारे भारतीय खाद्य रिसर्च परिषद है, उनके अनुसार हमें अपनी कोई मात्रा नहीं बताई गई, लेकिन ये कहा गया है जितनी कैलोरीज हमारे शरीर की हाइट और हमारे वज़न के हिसाब से हमें लेनी चाहिए, उम्र के हिसाब से हमारे कौन सा हम काम करते हैं उसके अनुसार उतनी कैलोरीज का लगभग 60 से 70% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, और किसी भी हालात में वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट हो गया, और अब इससे संबंधित हम अपने क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।